नमस्कार। बायजूस आईएएस के हिंदी प्लेटफॉर्म पे आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम लोग दैनिक क्विज में आज चर्चा करेंगे 3 मई के हिंदू समाचार पत्र से, साथ साथ में पीआईबी से भी लिया गया है, जो कि आपके आगामी संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा के लिए लाभदायक सिद्ध होगा। दोस्तों, यह दैनिक क्विज आपके यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा के दृष्टिकोण से बनाया गया है। तो आइए चर्चा करते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से देश 7 देशों के समूह G7 तो सुना ही होगा के सदस्य नहीं हैं? रूस, कनाडा, जापान, भारत और ऑस्ट्रेलिया। तो अब इसमें जो है आपको बहुत ही सरल ढंग से दिया गया है, क्योंकि यह खबर आई हुई है, चर्चा में है। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि कह रहा है क्या, नहीं है। ध्यान रखना है इसमें, कैसे आप सॉल्व करें ये भी ध्यान रखना है आपको। तो जैसे कनाडा जो है, जब इसकी स्थापना हुई थी उसके बाद जुड़ा था, तो यानी कनाडा है। और रूस जो है अभी 2014 में यूक्रेन जो क्रीमिया विवाद था उसके बाद से हटा दिया गया था। तो यानी अब कनाडा तो है लेकिन रूस क्या है, नहीं है। भारत अपना नहीं है, यह जो है इसको आमंत्रित किया जाता है, मनमोहन सिंह के समय से ही इसको आमंत्रित किया जा रहा है। और ऑस्ट्रेलिया भी नहीं है, तो यानी कनाडा और जापान होगा। तो अब इसमें देखिए कह रहा है कि नहीं है, तो 1, 4 और 5, तो आंसर क्या हो गया आपका, सी हो गया। तो अब इसमें थोड़ा सा आइए इससे संबंधित खबर देखते हैं। लंदन इंगेजमेंट्स यानी एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री किसके हाथ में है, एस जयशंकर जी। तो वह जो है लंदन में 3 से 6 मई में होने वाले G7 के फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग यानी विदेश मंत्रियों की जो मीटिंग हो रही है उसमें पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं। तो वह जो है ध्यान रखेंगे कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वहां के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने न्योता भी दिया है और जून में आयोजित होने वाली 47वीं G7 सम्मेलन में उनको आमंत्रित भी किया है। तो दोस्तों, यह जो बैठक है मंत्रियों, देखिए प्रशासनिक अधिकारियों, मंत्रियों और प्रधानमंत्रियों की बैठक होती है G7 सम्मेलन में। तो आइए इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। ग्रुप ऑफ 7 इसे कहते हैं। इसे जो है सबसे पहले 1975 में जब इसकी स्थापना हुई थी तो यह 6 देशों का समूह था। अगले साल कनाडा इसमें शामिल हो गया तो ये G7 कहलाया। फिर दोस्तों 97-98 में रूस ने इसमें शामिल हुआ, हालांकि फिर जो है रूस को बाद में G8 तक कब तक कहा गया, 2014 तक। और 2014 में क्रीमिया विवाद के बाद इसे निष्कासित कर दिया गया। तो अब वर्तमान में इसे G7 ही कहा जाता है। और दोस्तों, यह G7 विश्व की विकसित उन्नत अर्थव्यवस्थाओं वाला यानी औद्योगिक अर्थव्यवस्थाओं वाला यह समूह है, जिसमें कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, ब्रिटेन और अमेरिका शामिल है। इसे ग्रुप ऑफ 7 के नाम से भी जाना जाता है। इसे खुद कम्युनिटी ऑफ वैल्यूज कहा जाता है। इसका मतलब क्या हुआ, यानी मूल्यों का आदर करने वाला समुदाय मानते हैं। तो इसमें यह बैठक में आखिर किस पर चर्चा होती है, तो इस पर जैसे सतत विकास यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसका मतलब क्या हुआ, यानी ऐसा विकास हम लोग, चूंकि यह सारे औद्योगिक देश हैं, औद्योगिक क्रांति के बाद यह सारे विकसित देश हैं, तो अब यह जलवायु परिवर्तन, विभिन्न प्रकार के पारिस्थितिकी असंतुलन की समस्याओं से यह जूझने लगे हैं। तो ऐसे में वैश्विक परिदृश्य पर यह विकसित देश काफी चिंतित हैं। तो इस पर बैठकें होती हैं। लोकतंत्र और कानून का शासन, समृद्धि, स्वतंत्रता, मानवाधिकारों की सुरक्षा, यानी जैसे अभी म्यांमार में जो हलचल चल रही है, म्यांमार में सैन्य शासन फिर से शुरू हो गया, तो म्यांमार की अर्थव्यवस्था बिगड़ती जा रही है। तो ऐसे में भी इन सब बातों की भी इन बैठकों में चर्चा होती है। तो दोस्तों, यह G7 के जो इसे ग्रुप ऑफ 7 या कम्युनिटी ऑफ वैल्यूज देशों के रूप में इसे जाना जाता है। तो इसके जो प्रमुख सिद्धांत हैं, मानवाधिकारों की सुरक्षा, लोगों की स्वतंत्रता, लोकतंत्र, यानी अब जैसे जहां पर सैन्य शासन हुआ है तो वहां पर भी ये लोग गंभीर चर्चा करते हैं। तो ये इनके सिद्धांत हैं। यानी सतत विकास, यानी हम देश के, अपने देशों का या विश्व के देशों का ऐसा विकास करें कि आने वाली जनरेशन यानी आने वाली जनरेशन के लिए भी
वह प्राकृतिक संसाधनों को बचा के रखें। तो इन सारे मुद्दों पर ये प्रमुख सिद्धांत हैं इस G7 का। दोस्तों 2021 में G7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए अतिथि के रूप में आमंत्रित किया है यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने, हमारे देश के प्रधानमंत्री को, और यह 47वां G शिखर सम्मेलन होगा। दोस्तों वर्तमान में भारत G7 का जो है स्थायी सदस्य नहीं है, ये ध्यान रखेंगे। हालांकि ब्रिटेन मांग करने लगा। अब यहीं पर बात आती है कि क्यों चीन नहीं है, भारत क्यों नहीं है। तो ये सब व्यवस्थाएं, चूंकि देखिए यहां पर प्रति व्यक्ति आय चीन में भी और जनसंख्या विश्व में सबसे अधिक है, भारत की भी यही है। तो यही कारण है कि यह मानदंड विकसित देशों के मानदंड को पूरा नहीं कर पाते हैं, इसलिए यह देश इसके सदस्य नहीं है। हालांकि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री भारत के प्रति एक अलग अगाध प्रेम की वजह से वह यह कह रहे हैं कि इसमें शामिल किया जाए। इवन P5 जो स्थायी संयुक्त राष्ट्र के स्थायी देशों में सबसे पहला देश ब्रिटेन ही है जिसने यह कहा है कि भारत को संयुक्त राष्ट्र में स्थायी सदस्यता दी जाए। इसके साथ साथ G7 में भी सबसे पहले भारत को ब्रिटेन ने ही आमंत्रित किया था। अब बढ़ते हैं दोस्तों, हाल ही में खबरों में रहे कारेन और काचिन राज्य किससे संबंधित हैं, यानी किस जो है यहाँ पर बात आ रही है कि ये राज्य है। देखिए सीधे प्रश्न आ गया है, ये इसको आप करंट विथ ज्योग्राफी यानी आप समसामयिक के साथ साथ इसको भूगोल से भी जोड़ सकते हैं। यह कारेन और काचिन राज्य कहां पड़ेंगे। तो यह प्रश्न आपने देखा कि अगर आप मानचित्रण यानी मैपिंग रोज मैप देख रहे हैं तो बहुत आसानी से इस प्रश्न को कर देंगे। अच्छा, इसमें यह राज्य को इसकी चर्चा क्यों की गई है, क्योंकि अभी अगर देखा इसको करंट से अगर जोड़ा जाए तो म्यांमार में इस समय बहुत समस्या चल रही है। यानी 1 फरवरी को आपने देखा होगा कि वहां पर लोकतांत्रिक व्यवस्था को फिर से समाप्त करते हुए वहां पर सैन्य शासन की व्यवस्था आ गई है, जिसकी वजह से म्यांमार पूरी तरह से उथल पुथल हो गई है म्यांमार में। तो यह इसमें म्यांमार उत्तर होगा। आइए इसमें देखते हैं खबर में। तो म्यांमार रिबेल ग्रुप कॉल्स फॉर यूनाइटेड फाइट अगेंस्ट जुंता। तो यानी जो वहां का जो रिबेल ग्रुप है वह सब इकट्ठा होकर के जुंता के अगेंस्ट आने की बात कर रहे हैं। इसमें जैसे KNU KNLA, तो यहां पर ये चर्चा हुई है कि यह जो है आपने इसको पिछले 1 महीने से लगातार आप देख रहे हैं यह भीड़, कितना बड़ा भीड़, और यह जो है पूरे म्यांमार में, म्यांमार की इवन अर्थव्यवस्था ऐसा माना जा रहा है कि 2005 के बाद फिर से यहां पर बहुत बड़ी कह सकते हैं कि आर्थिक गरीबी यानी 48% से अधिक गरीबी रेखा के नीचे लोग चले जाएंगे जो यहाँ की व्यवस्था हो गई है। और यहाँ पर इस पर ये जो व्यवस्था दी जाए इसको स्प्रिंग रिवोल्यूशन, इसको क्रांति, बसंत क्रांति नाम दिया जा रहा है। तो इसीलिए यह चर्चा में है, द हिंदू के समाचार पत्र में आया हुआ है। तो दोस्तों थोड़ा सा अब इसके ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो वह काचिन स्टेट कहाँ है, यहाँ पर है। और यहाँ पर जो ये कारेन स्टेट है, तो ये काइन को ही कारेन कहते हैं, दिखा हुआ है ना, काइन राज्य या कारेन राज्य कई जातीय कारेन समूहों का घर है, जैसे कि सगा, पू, बवे और पाकू कारेन। तो इन सब को है कारेन स्टेट की। इसकी जो राजधानी है हप्पा अन है। इसी तरह से काचिन की राजधानी क्या है, मितकिना है। और यहाँ की सबसे ऊंची चोटी है काबुर राजी, यहीं पर देखिए ये बना हुआ है। तो अब दोस्तों यहाँ पर ये जो म्यांमार की अगर हम बात करें, इसे स्वर्ण पैगोडा यानी गोल्डन पैगोडा का देश भी कहा जाता है। और हमारे देश से देख रहे हैं ना, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, ये चारों राज्यों की सीमाएं स्पर्श करती हैं। इवन यहाँ का जो ये पूर्वी हिमालय वाला भाग है, इसमें जैसे पटकोई बूम की पहाड़ियां, सारामती चोटी आपने सुना होगा जो कि नागालैंड में स्थित है, इसी पर यह दोनों मतलब नागालैंड और म्यांमार की सीमा पर स्थित है। तो दोस्तों म्यांमार एक लंबी तटीय रेखा वाला भी देश है। इसके साथ बंगाल की खाड़ी, अब इधर आप देख रहे हैं ना बे ऑफ बंगाल, इधर आप देख सकते हैं। तो तीनों ओर से पर्वतों से कह सकते हैं घोड़े की नाल के आकार में संरचना के आधार पर यह घिरा हुआ है। इधर अंडमान सागर को भी, ये अंडमान सी है ना, अंडमान सागर को भी स्पर्श करता है, यानी उससे भी जुड़ा हुआ है। यानी अराकान योमा की पहाड़ियां, चीन की पहाड़ियां, इसमें इधर ये वाली बात अगर की जाए, शान का पठार भी यही है। आप देख सकते हैं ये शान स्टेट है, ये काचिन स्टेट है, ये बागो है, ये रखाइन प्रांत है, ये चीन स्टेट है। इरावती व सितांग यहाँ की महत्वपूर्ण नदियां हैं। तो यहाँ पर ये जो गोल्डन ट्रायंगल है, यहाँ अफीम की खेती के लिए प्रसिद्ध है। साल्विन नदी यहीं पर बहती है, आप देख रहे होंगे। इरावती नदी बहती है,
ये सब। इरावदी नदी को लाइफ लाइन ऑफ म्यांमार कहा जाता है, म्यांमार की जीवन रेखा कहा जाता है। यहीं पर माउंट पोपा भी है, यानी वह कहाँ है, साल्विन नदी यानी इरांग व सितांग घाटियों के मध्य ज्वालामुखी क्रिया से निर्मित पीगुयोमा पर्वत श्रेणी स्थित है। यहीं पर माउंट पोपा जो कि मृत ज्वालामुखी है स्थित है। तो ये सब पॉइंट है, इनको मैपिंग किया करिए आप लोग कि इसमें जैसे महत्वपूर्ण है कि म्यांमार के उत्तर में क्या है, तो चीन है। म्यांमार के पश्चिम में कौन है, तो ये भारत है और बांग्लादेश को भी स्पर्श करता है। फिर बात की जाए कि पूर्व में कौन कौन से देश हैं, तो ये देख रहे हैं चीन भी है, लाओस को भी स्पर्श कर रहा है जिसकी राजधानी वियंतियन है, थाईलैंड को स्पर्श कर रहा है, मलेशिया को भी स्पर्श कर रहा है, और दक्षिण में देख रहे हैं तो अंडमान सी और बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी को स्पर्श करता है, याद रखेंगे। और इसकी कैपिटल है न्यापीटा, यानी नैपीटाओ इसकी कैपिटल है। पहले रंगून हुआ करती थी, बाद में पिनमाना हुई। अब बढ़ते हैं दोस्तों, तीसरा प्रश्न है भारत सरकार नियम 1961 और भारत सरकार नियम 1900 व्यवसाय का आवंटन 1961 प्रशासन के लिए निम्नलिखित में से कौन उत्तरदायी है, प्रधानमंत्री कार्यालय, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग या मंत्रिमंडल सचिवालय। तो दोस्तों यह मंत्रिमंडल सचिवालय होगा। क्यों, क्योंकि यहां पर आप देख सकते हैं कि कैबिनेट सेक्रेटरी रिव्यू स्टेट ऑफ कोविड-19 प्रिपेयर्डनेस इन दिल्ली। तो यह दोस्तों पीआईबी में आई हुई खबर है कि जो हमारे कैबिनेट सेक्रेटरी हैं राजीव गौबा, उन्होंने जो है दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में कोरोना की जानकारी के लिए, ऑक्सीजन कहां पर कमी हो रही है, इन सब के लिए बैठक बुलाई है। तो दोस्तों इस तरह का कैबिनेट सेक्रेटरी रिव्यू स्टेट यानी बुला सकता है। तो इसके तहत यहां पर आप देख सकते हैं भारत सरकार व्यापारिक नियम 1961, इसमें संशोधन भी किए गए। तो यह जो है अनुच्छेद 77(3) के तहत बनाया गया है, यानी अनुच्छेद 53 में उक्त नियमों के तहत कामकाज के नियम बनाने की शक्ति का पता लगाया जा सकता है, जिसमें कहा गया है कि संघ की कार्यकारी शक्ति का प्रयोग राष्ट्रपति द्वारा प्रत्यक्षता किया जाएगा या संविधान अनुच्छेद 74(1) के अनुसार उनके अधीनस्थ अधिकारियों यानी मंत्रिमंडल सचिव जैसे राजीव गौबा साहब, सेक्रेटरी साहब, उन्होंने मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह के साथ अपने कार्यों का निर्वहन करना आवश्यक है। और दोस्तों 77 में दिया क्या है, इसमें 2 प्रावधान करता है, सरकारी व्यवसाय के सुचारू संचालन के लिए लेन देन के नियमों को लागू करने के लिए राष्ट्रपति को सशक्त बनाना, और दूसरा है मंत्रियों के बीच उक्त व्यवसाय का आवंटन करना। तो ये प्रावधान 1 के तहत जो बनाए गए नियम प्रशासन से संबंधित व्यवसाय के नियम हैं। इन नियमों के तहत अधिकृत अधिकारी जैसे कैबिनेट सेक्रेटरी संबंधी मंत्रियों की ओर से निर्णय लेने में सक्षम होते हैं और मंत्री के पास विभाग द्वारा लिए गए समग्र व्यवसाय का नियंत्रण है, लेकिन व्यवहारिक रूप से अधिकांश निर्णय अधिकृत अधिकारियों द्वारा ही लिए जाते हैं, यानी मंत्री के हस्ताक्षर के माध्यम से कार्य को मंजूरी दी जाती है। तो ये अधिनियम याद रखिएगा, इसमें संशोधन भी किया गया है, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है 1961 अधिनियम, ध्यान रखेंगे। अब बढ़ते हैं दोस्तों, मतदाता सत्यापित पेपर ऑडिट ट्रेल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। यह एक स्वतंत्र सत्यापन प्रिंटर मशीन है और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से जुड़ी होती है। तो VVPAT इसको कहेंगे वोटर वेरिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल या VVPAT। तो यह जो है कह रहा है कि वोटिंग मशीन से जुड़ी होती है, एकदम सही है कथन। VVPAT मशीनों को मतदाताओं द्वारा किसी भी खराबी को इंगित करने के लिए एक्सेस किया जा सकता है, ऐसा नहीं किया जा सकता। तीसरा, 2013 में सर्वोच्च न्यायालय ने चुनाव आयोग से ईवीएम में पेपर ट्रेल आरंभ करने के लिए कहा था। क्योंकि ईवीएम मशीन पर आए दिन इस पर ढेर सारा आरोप प्रत्यारोप लगने लगा था, यही कारण है कि न्यायालय ने आदेश दिया और सर्वप्रथम VVPAT का प्रयोग याद रखना 2013 में ही नागालैंड के चुनाव में हुआ था। तो VVPAT का जो ईवीएम के साथ इस्तेमाल नागालैंड के नोकसेन विधानसभा में किया गया था। तो इसमें आंसर हो जाएगा 1 और 3, ये ध्यान रखेंगे। तो थोड़ा सा वोटर वेरिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल VVPAT इस बात की पुष्टि करता है कि एक मतदाता के रूप में आपने जिस उम्मीदवार को वोट किया है वह उसी का हो गया है। तो यह जो है, अब देखिए बहुत लोग बोलते थे कि वोट इसको डालो तो दूसरे को मिलता था, तो इस पर बड़ा विवाद होता था।
पार्टियां एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप करती रहती थी। तो यही कारण है कि वीवीपैट को लाया गया। तो इसमें मतदाता जिसको वोट दिया है उसी को मिलता है। तो ईवीएम चुनाव कराने का एक सुरक्षित माध्यम है। इसमें भी आपके वोट आपके पसंदीदा उम्मीदवार को ही जाता है। तो वीवीपैट वास्तव में इस बात का पुख्ता सबूत है जिसमें आप सुनिश्चित हो सकते हैं कि आपका वोट सही जगह गया है। और ये कैसे कार्य करता है? जब आप चुनाव में ईवीएम में किसी कैंडिडेट के सामने अगर मान लीजिए ऐसे बटन बनी रहती है, 1 2 3 4 बटन दी गई है, तो बटन दबाकर उसे वोट करते हैं तो वीवीपैट से एक पर्ची निकलती है और उस पर्ची को आप रख सकते हैं। तो यह बताती है कि आपका वोट किस कैंडिडेट को डाला है। तो वीवीपैट की इस पर्ची के भी कांच की एक दीवार होती है। एक वोटर के रूप में आप 7 सेकंड तक इस पर्ची को देख सकते हैं, फिर यह सील बंद बॉक्स में गिर जाती है। तो वीवीपैट का यह पर्ची आपको नहीं दी जाती है, पोलिंग अधिकारी ही वीवीपैट की इस पर्ची को देख सकते हैं। तो चुनाव की मतगणना के वक्त किसी भी तरह की विवाद की स्थिति में इन पर्चियों की भी गणना की जा सकती है। तो ये आप वीवीपैट समझ गए होंगे। अब बढ़ते हैं दोस्तों, सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा में विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न 2013 में आया हुआ प्रश्न है गोदना, जिसे टैटूइंग कहते हैं, के माध्यम से निम्न में से कौन सी बीमारी एक दूसरे के से व्यक्ति में फैल सकती है। अब देखिए दोस्तों, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, 2013 में आया हुआ है। इसमें दिया है चिकनगुनिया, हेपेटाइटिस बी, HIV एड्स। तो दोस्तों यह सब जो बीमारियां हैं, जैसे हेपेटाइटिस में कहा जाता है कि यह जो है खून से एक दूसरे में ट्रांसमिशन से फैलता है। तो हेपेटाइटिस जो जॉन्डिस जिसको होता है उसी का क्रॉनिक स्टेज हो जाता है, इसे लीवर कैंसर कहा जाता है। और HIV एड्स यह ह्यूमन इम्यूनो वायरस, तो इसमें जैसे सिरिंज इंजेक्शन वगैरह हो गया, खून एक दूसरे को चढ़ा देते हैं, या जैसे कि यहाँ पर जैसे ये टैटूइंग जो कराते हैं, तो यही कारण है कि इस पर बैन कर दिया गया है। तो यह जो है HIV एड्स हेपेटाइटिस दोनों, तो इसीलिए आप देखिए कि नौसेना ने इस पर मना कर दिया है। युवा लोग अगर टैटू करा के आते हैं तो उनको वापस भेज दिया जाता है। इसीलिए जो छात्र तैयारी वगैरह कर रहे हैं तो वो टैटू या गोदना नहीं गुदा सकते हैं। इस तरह का खासकर सेना में यह नियम बनाया गया है। तो इससे जो है HIV या हेपेटाइटिस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये दोनों होगा क्वेश्चन नंबर 2 और 3। चिकनगुनिया नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि चिकनगुनिया लंबे समय तक चलने वाला यह जोड़ों का रोग है, जिसमें जोड़ों में भारी दर्द होता है। इस रोग का जो कह सकते हैं 2 से 5 दिन के लिए चलता है, किंतु जोड़ों का दर्द महीनों या हफ्तों तक बना रहता है, जिसको चिकनगुनिया, खासकर जैसे मेट्रो शहर में दिल्ली में ये खूब फैलता है। तो चिकनगुनिया विषाणु एक अरबी विषाणु है, इसे अल्फा विषाणु परिवार का माना जाता है और यह मानव में एडीज मच्छर के काटने से प्रवेश करता है। और यह विषाणु ठीक उसी लक्षण वाली बीमारी पैदा करता है जिस प्रकार की स्थिति डेंगू में होती है। आपने सुना ही होगा, डेंगू में इजिप्टी मच्छर होता है, इसमें भी एडीज मच्छर के ही काटने से चिकनगुनिया। तो चिकनगुनिया नहीं होगा, ये दोनों होगा। तो आंसर क्या हो गया? 2 और 3, आंसर बी हो गया। और दोस्तों आज का जो फैक्ट ऑफ द डे है, आज का प्रमुख तथ्य है विधानसभा बनाम विधान परिषद। तो दोस्तों विधानसभा और विधान परिषद, जैसे केंद्र में राज्यसभा और लोकसभा होता है, उसी तरह से राज्यों में विधानसभा और विधान परिषद होती हैं। तो यानी विधानसभा और विधान परिषद में क्या अंतर है? यानी विधानसभाओं के प्रतिनिधियों को हम प्रत्यक्ष मतदान से वयस्क मताधिकार के द्वारा निर्वाचित किया जाता है, जबकि विधान परिषद के सदस्यों को, विधान परिषद के सदस्य विधानसभा सदस्यों यानी यह अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं। विधानसभा में अधिकतम संख्या 500 और 60 तय की गई है, जबकि विधान परिषद में अधिकतम संख्या विधानसभा की 1/3 या न्यूनतम 40 हो सकती है। अपवाद हर जगह होते हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि यह सब अंतर है। विधानसभा जैसे वहां पर लोकसभा अस्थायी सदन है, लोकसभा भंग होती है, लेकिन राज्यसभा क्या होता है? परमानेंट होता है। इसी तरह से यहाँ विधान परिषद स्थायी सदन है, सतत चलने वाला है, जबकि विधानसभा अस्थायी सदन है। तो इस तरह से विधानसभा और विधान परिषद में शक्तियां कई जगह पे बराबर हैं। जैसे साधारण विधेयकों को अगर बात की जाए, जैसे लोकसभा राज्यसभा में, तो उसी तरह से विधानसभा विधान परिषद में भी सेम है। मुख्यमंत्री या अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करना,
तो इस तरह से मंत्री विधानमंडल के किसी भी सदन के सदस्य हो सकते हैं। अगर राज्यपाल अनुच्छेद 213 के तहत अध्यादेश जारी करता है तो उसको स्वीकार करता है विधानसभा और विधान परिषद दोनों भी। इसी तरह से हर राज्य में कुछ संवैधानिक संस्थाएं होती हैं, जैसे राज्य वित्त आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग। इन संस्थाओं द्वारा जारी किए गए रिपोर्ट पर विचार दोनों कर सकती हैं। अब इसी के संदर्भ में बात की जाए तो शक्तियां, जैसे अब विधानसभा की शक्तियां विधान परिषद से किन मामलों में ज्यादा हैं, ये बहुत प्रश्न आता है। तो जैसे देखिए धन विधेयक के केस में, जैसे कोई भी धन विधेयक है, इसका निर्णय केंद्र में लोकसभा लेता है, 14 दिन की नोटिस दिया जाता है। उसी प्रकार जो है सेम यहां पर भी किया जाता है, विधानसभा में आरंभ किए जाते हैं और विधान परिषद धन विधेयक में ना तो संशोधन कर सकती है ना उसे खारिज कर सकती है। हाँ, भले वह यदि चाहे तो धन विधेयक को 14 दिन तक रोक सकती है या 14 दिन के भीतर इसमें संशोधन से संबंधित सिफारिश भेज सकती है। तो विधानसभा इन सिफारिशों को स्वीकार भी कर सकती है और खारिज भी कर सकती है। इसी तरह से वित्त विधेयक अनुच्छेद 207 के तहत केवल विधानसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है। वैसे एक बार वित्तीय विधेयक प्रस्तुत हो गया तो दोनों सदनों की शक्तियां बराबर हो जाती हैं और कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं यह तय करने का अधिकार विधानसभा के अध्यक्ष के पास होता है। बजट को पारित करने के मामले में भी विधानसभा को परिषद की तुलना में अधिक अधिकार प्राप्त है। यदि साधारण विधेयक की बात करें तो इस मामले में भी अंतिम शक्ति विधानसभा के पास ही है। यदि विधानसभा कोई विधेयक पारित कर दे तो विधान परिषद उस विधेयक को अधिक से अधिक 4 महीने तक रोक सकती है, पहली बार 3 महीने और फिर दूसरी बार 1 महीने। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि मंत्रिपरिषद विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा मंत्रिपरिषद को हटा भी सकते हैं, परंतु विधान परिषद में ऐसी कोई शक्तियां नहीं है। जैसे वर्तमान में 6 राज्यों में आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश में विधान परिषद है। तो ये ध्यान रखेंगे। तो यह जो है अनुच्छेद 370 हटाए जाने से पहले जम्मू कश्मीर में भी विधान परिषद थी, लेकिन अब जम्मू कश्मीर एक केंद्र शासित प्रदेश हो गया है। तो आशा करता हूं कि विधानसभा और विधान परिषद के बारे में आप लोग समझ गए होंगे। तो इस तरह से आज के लिए इतना ही है। दोस्तों, अगर आज वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ साथ बेल आइकन भी दबाएं। धन्यवाद दोस्तों।